Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the next part of our previous class, that is blood transfusion reaction. In last class we are discussing about the blood transfusion reactions, various type of blood transfusion reactions that are occur during the transfusion, after the transfusion. तो लास्ट क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमने पढ़ा था आयरन ओवरलोड. तो आयरन ओवरलोड में हमने देख लिया था कि कैसे क्या क्या इंटरवेंशंस करने. डिपिरोक्सामाइन इंजेक्शन का यूज़ करके हमें आयरन, जो एक्सेसिव आयरन था बॉडी के अंदर, जो हीमोलाइसिस से आरबीसी की हीमोलाइसिस की वजह से वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था, उसको हमें क्या करना है, बाहर निकालना है. किडनी के थ्रू वाया किडनी रूट से वो बाहर निकल जाएगा. हम साइन एंड सिम्टम्स हमने देख लिए थे. उसके बाद हमने नर्सिंग इंटरवेंशन देख लिए थे कि डिपिरोक्सामाइन दे रहे हैं तो उस टाइम हमें क्या क्या देखना है, कौन कौन से फंक्शंस मॉनिटर करने हैं. साथ के साथ में हमें यूरिन का कलर है वो रेड हो रहा है, उसके बारे में हमें पेशेंट को एजुकेट कर देना है. ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू करना है, हमें सीरम फेरेटिन लेवल है वो कंटिन्यू मॉनिटर करना है. और जैसे ही सीरम फेरेटिन लेवल नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, नॉर्मल सीरम लेवल पे आ जाता है, उस टाइम पे हमें क्या करना है, डिपिरोक्सामाइन को हमें क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है. उसके बाद हमने क्लास हमारी आज की हमारी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं. आज की हमारी नेक्स्ट क्लास में है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन थी, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू क्या हो सकता है, डिजीज़ का ट्रांसमिशन भी हो सकता है. जो भी वेरियस टाइप की जो भी डिजीज़ है जो ब्लड रूट से फैल रहे हैं, ब्लड के रूट से फैल सकती हैं, उन डिजीज़ का क्या हो सकता है, ट्रांसमिशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है. तो देखिए नेक्स्ट वन हम देखते हैं. देखिएगा, ए डिजीज मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस सी जो सबसे कॉमनली ट्रांसफ्यूज होती है उसे बोलते हैं हेपेटाइटिस. जो सबसे मोस्ट कॉमनली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह जो डिजीज ट्रांसमिट हो रही है वो हो रही है हेपेटाइटिस सी. और हेपेटाइटिस सी का दूसरा नाम क्या है, मोस्टली कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस कौन सा होता है. तो इसके लिए आप याद रखना, मोस्ट कॉमनली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो भी डिजीज़ स्प्रेड हो रही है वो होती है हेपेटाइटिस सी. और इसका दूसरा नाम क्या है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं. पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस इज मैनिफेस्टेड बाय, कि पोस्ट ट्रांसफ्यूजनल जो हेपेटाइटिस है वो किसके द्वारा मैनिफेस्टेड, कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स आएंगे. देखिएगा, एनोरेक्सिया, नेक्स्ट वन है नोजिया, क्योंकि जॉइंडिक्स होगा. मोस्ट कॉमनली जो हेपेटाइटिस है वो कौन से वाइटल ऑर्गन को इम्पेक्ट कर रहा है, कौन से वाइटल ऑर्गन के अंदर डिजीज कोज करता है, वो होती है लीवर. लीवर हमारे बॉडी का सबसे मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है. ठीक है, लीवर हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसका सबसे बड़ा मेटाबॉलिज्म जो पार्ट है बॉडी के अंदर, वो सबसे ज़्यादा लीवर के अंदर जो प्रोसेस होती है मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा लीवर के अंदर होती है. तो लीवर के अंदर हो रहा है तो एनोरेक्सिया, वो एनोरेक्सिया हो जाएगा, मतलब भूख कम लगना. नोजिया, नेक्स्ट वन है वॉमिटिंग आना शुरू हो जाएगी. नेक्स्ट वन है डार्क यूरिन. ये सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे डिजीज ट्रांसमिशन के दौरान. अगर किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से अगर ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये हमें इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कि ब्लड के थ्रू पेशेंट को इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया. और हेपेटाइटिस सी के अंदर होने की वजह से क्या हो गया, पेशेंट के अंदर ये सारे साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, जिनमें क्या क्या है देखिएगा. पहला है एनोरेक्सिया, दूसरा है नोजिया, वॉमिटिंग और डार्क यूरिन. ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे जब पेशेंट के अंदर हेपेटाइटिस सी, जो कि कंटामिनेटेड ब्लड के ट्रांसफ्यूजन की वजह से जो अकर हुआ है उसे बोलते हैं हेपेटाइटिस सी. मोस्ट कॉमनली जो हेपेटाइटिस सी की ब्लड के थ्रू स्प्रेड होने वाली डिजीज है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमें स्प्रेड होने देखने को लिए मिलती है. नेक्स्ट, जो इंडिक भी देखने को मिलता है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन. नेक्स्ट वन है अदर इन्फेक्शन और डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द ब्लड ट्रांसफ्यूजन दैट आर, मतलब और कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैल सकती हैं. फर्स्ट वन है हेपेटाइटिस बी फैल सकता है. हर्पीज वायरस है, एबिस्टिन बार वायरस है, साइटोमेगालो वायरस है, मलेरिया है आदि. ये सारी की सारी बीमारियां ऐसी हैं, ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो क्या हो सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलते हैं. मोस्ट कॉमनली जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो हेपेटाइटिस सी था, उसके बाद कौन कौन से हैं तो उसमें देखिएगा हेपेटाइटिस बी, हर्पीज वायरस, एपिस्टिन बार वायरस, साइटोमेगालो वायरस, मलेरिया आदि. ये सारे डिजीजेज कंटामिनेटेड ब्लड और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू ये फैल सकते हैं. नेक्स्ट वन आप देखिएगा, डोनर स्क्रीनिंग हैज़ greatly reduce the risk of transmission of infection through the blood and blood product transfusion.
जब भी हम कोई भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने जा रहे हैं, किसी भी ब्लड प्रोडक्ट को हम पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर हम पेशेंट को ब्लड या ब्लड कंपोनेंट ट्रांसफ्यूज करने से पहले हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट के जो ब्लड डोनर है, जिसने भी डोनेट किया, उस ब्लड डोनेट करने के बाद उस ब्लड को हम प्रॉपरली स्क्रीनिंग कर रहे हैं। प्रॉपरली स्क्रीनिंग का यहाँ पे मतलब है कि हम जो भी नेसेसरी जो भी टेस्ट है, जो भी अबाउ जो आपको दिख रही है सेकेंड 1 पॉइंट इस स्लाइड के अंदर, अपने हेपेटाइटिस, हर्पीज वायरस, पिस्टिन वायर वायरस, साइटोमेगालो वायरस, मलेरिया आदि को फाइंड आउट कर दिए, उसके बाद ही वो ब्लड है वो दूसरे पेशेंट के लिए रिलीज किया जाता है। तो स्क्रीनिंग के दौरान क्या किया जाता है, ब्लड को बहुत सारे टेस्टों से गुजारा जाता है, गो थ्रू द वेरियस टेस्टेस, और इन टेस्ट में ये फाइंड आउट किया जाता है कि ये जो ब्लड है वो किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया की उसमें किसी भी प्रकार का कोई कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो डोनर स्क्रीनिंग है, उसकी वजह से ये जो ब्लड ट्रांसमिशन के द्वारा जो वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेज स्प्रेड हो रही हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। नेक्स्ट वन है हाइपोकैल्सीमिया। ये भी बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है आईसीयूज़ के अंदर, ओटी के अंदर और वार्ड के अंदर, जहाँ पे ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है और पेशेंट है वो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर चला जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि पेशेंट हाइपोकैल्सीमिया के अंदर क्यों चला जाता है। उससे पहले आप मुझे ये बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाके ये बताइएगा कि ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिट्रेट यूज एज ए एंटीकोएगुलेंट इन द ब्लड बैग टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम द क्लॉटिंग इन द ब्लड बैंक। हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को स्टोर किया जाता है। ब्लड बैंक के अंदर ब्लड बैग होते हैं। उन ब्लड बैग के अंदर क्या होता है, ब्लड को कलेक्ट किया जाता है, डोनर से लिया जाता है। डोनर से लिए जाने के बाद क्या किया जाता है, उसके अंदर एंटीकोएगुलेंट मिक्स किया जाता है। एंटीकोएगुलेंट के रूप में मिक्स किया जाता है आपका सीट्रेट मिक्स किया जाता है। और ये सीट्रेट मिक्स होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड है वो ब्लड बैग के अंदर क्लोटिंग नहीं होती है। ठीक है, ब्लड बैग है उसको सीट्रेट यूज है एंटीकोएगुलेंट यहाँ पे। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि ब्लड बैग के अंदर कौन सा एंटीकोएगुलेंट मिलाया जाता है ब्लड बैंक के द्वारा, तो बोल देना सीट्रेट मिलाया जाता है ब्लड बैंक के अंदर। और ये सीट्रेट क्या करता है, ब्लड बैग के अंदर ब्लड को कोएगुलेट होने से ये क्या करता है, बचाता है। नेक्स्ट वन है, when the multiple unit of the blood bag are transfused, the citrate is also transfused in the recipient body with the blood। अब इसमें देखिएगा कि जैसे ही मान लीजिए किसी पेशेंट को मल्टीपल यूनिट्स हैं, वो ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, तो मल्टीपल यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे तो हर यूनिट के साथ या हर ब्लड बैग के साथ पेशेंट की बॉडी के अंदर जो सीट्रेट एंटीकोएगुलेंट हमने ब्लड बैग के अंदर मिलाया था, ताकि ब्लड है वो ब्लड बैग के अंदर क्लोट ना हो जाए। ठीक है, ब्लड को क्लोट होने से बचाने के लिए हमने ब्लड बैग में क्या मिला दिया, सीट्रेट मिला दिया। अब जैसे ही आपने किसी पेशेंट को मल्टीपल यूनिट दिए, मान लीजिए 4 से 5 यूनिट आप दे रहे हो, 4 से 5 यूनिट ब्लड बैग आप पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि पेशेंट के अंदर तो 4 से 5 आपने ब्लड जो ट्रांसफ्यूज किया है, उसकी वजह से जो 4 से 5 बार जो सीट्रेट है वो भी पेशेंट की ब्लड के अंदर गया है। तो उस सीट्रेट जो भी रिसिपिएंट की बॉडी के अंदर क्या हुआ, जो सीट्रेट गया है 4 से 5 आपने जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किए हैं, उनके साथ जो सीट्रेट गया है वो क्या करता है। ठीक है, अब देखिएगा वो क्या करता है, वो जो सीट्रेट गया है वो क्या करता है, दिस सीट्रेट बाइंड विद द कैल्शियम दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा एंड एक्सक्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी। इसमें देखिएगा आप, जो ये सीट्रेट है वो क्या होता है, जो सीट्रेट आया वो सीट्रेट क्या कर रहा है, बाइंड हो रहा है किसके साथ, जो सीरम के अंदर पहले से जो कैल्शियम मौजूद है उस कैल्शियम के साथ क्या हो रहा है, बाइंडिंग कर रहा है। ठीक है, बॉन्ड बना लेता है। और बाइंडिंग होने के बाद क्या होता है कि ये क्या कर दिया जाता है, बॉडी के द्वारा इसको सीट्रेट और कैल्शियम बॉडी से एक साथ किडनी के थ्रू निकल जाते हैं। तो अब क्या हुआ, सीट्रेट आया, सीट्रेट ने क्या किया, जैसे ही आपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, सीट्रेट था उसके अंदर, उस सीट्रेट ने क्या किया, जो सीरम में कैल्शियम प्रेजेंट था उस कैल्शियम के साथ वो बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद वो किडनी के थ्रू, यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रिएट, हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट कर दिया जाता है। और इस वजह से पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। अगर कोई पूछे कि हाइपोकैल्सीमिया क्यों देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर आपको बताना है कि जो सीट्रेट था, जो ब्लड बैग के साथ जो ब्लड था, पेशेंट को ब्लड लगाया गया उसमें सीट्रेट मिक्स था। एक सीट्रेट वहाँ पे ब्लड बैग के अंदर सीट्रेट क्यों मिक्स था, क्योंकि सीट्रेट वहाँ पे क्या काम कर रहा है, एज ए एंटीकोएगुलेंट काम कर रहा है। तो सीट्रेट मिक्स था, सीट्रेट बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर जाते ही उसने क्या किया, इंट्रावीनसली अपने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया, गया प्लाज्मा के साथ, जो प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट था उस कैल्शियम के साथ सीट्रेट ने क्या किया,
बॉन्ड बनाए, बाइंडिंग की, और वो किडनी और वो दोनों आपस में, कैल्शियम और सिट्रेट दोनों आपस में बॉन्ड बना करके किडनी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। और इस वजह से पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। देखिएगा नेक्स्ट वन, citrate metabolism is occur in the liver by the liver, the citrate is metabolized in the bicarbonates। इसमें आप देखिएगा कि जो सीट्रेट है, यहाँ पे देखिएगा तो सीट्रेट मेटाबॉलिज्म कहाँ पे हो रहा है, सीट्रेट का मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है, लीवर के अंदर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि लीवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन है, ठीक है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होता है वहाँ पे ग्लूकोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है, वो सारी प्रोसेस है वो लीवर के अंदर चलती रहती हैं, कंटिन्यूसली 24 आवर्स चलती रहती है। तो लीवर क्या है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा मेटाबॉलिज्म का ऑर्गन है, ठीक है। और लीवर क्या करता है, जो सीट्रेट मिला था ना ब्लड के अंदर, उसको मेटाबोलाइज करता है बाइकार्बोनेट के अंदर, सीट्रेट को कन्वर्ट कर देता है वो बाइकार्बोनेट के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू। और बाइकार्बोनेट क्या करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना करके यूरिन के साथ वो बाहर निकल जाता है और पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया है वो अकर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ऑलवेज असिस्ट द कैल्शियम लेवल बिफोर एंड आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिफोर एंड आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। जब भी हम किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, बिफोर और आफ्टर ब्लड लगाने से पहले, ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले हमारे पास ब्लड की रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि कैल्शियम कितना है वो हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ मल्टीपल यूनिट ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, ये कंडीशन कब अराइज होगी, अगर आप पेशेंट को 4 से 5 यूनिट्स, मतलब 4 से 5 यूनिट या उससे भी ज़्यादा ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को अंदर क्या होने के चांसेस है, हाइपोकैल्सीमिया होने के चांसेस है। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जब भी हम पेशेंट के अंदर ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पेशेंट का सीरम कैल्शियम लेवल मॉनिटर करना है ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने से पहले। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मान लीजिए 5 यूनिट आपको या 6 यूनिट आपको ट्रांसफ्यूज करनी थी, आपने ट्रांसफ्यूज कर दी एज प्रेस्क्राइब बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, उसके बाद हमें वापस से सीरम कैल्शियम लेवल को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है कि भाई जो सीट्रेट गया था क्या उसने पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया तो कॉज नहीं कर दिया है। इसीलिए हमें क्या करना है, बिफोर एंड आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन वी शुड मॉनिटर द सीरम कैल्शियम लेवल। नेक्स्ट वन है, द नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल इज 8.6 to 10.3 mg पर DL। ये आपको डिफर मिल सकता है हर बुक के अंदर। मोस्ट कॉमनली जो रेंज प्रीफर की जाती है वो रेंज होती है हमारी, वो रेंज होती है देखिएगा 8.6 to 10.3 mg पर DL। ये सीरम कैल्शियम की रेंज होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा या सीरम के अंदर मौजूद होती है हर टाइम पे। और यही सीरम कैल्शियम लेवल हमें पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने से पहले और ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद हमें मॉनिटर करना है इन केस ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज। नेक्स्ट वन देखिएगा, मॉनिटर द साइन ऑफ हाइपोकैल्सीमिया लाइक। अब मान लीजिए आप मल्टीपल यूनिट्स कर रहे हो तो, और तो आपने पहले चेक किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से स्टार्ट करने से पहले आपने क्या किया, सीरम कैल्शियम लेवल मॉनिटर किया। उस टाइम सीरम कैल्शियम लेवल मॉनिटर किया आपने, और उस टाइम सीरम कैल्शियम लेवल था वो क्या था, बहुत ही अच्छा था, नॉर्मल रेंज में था, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट कर दिया। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करने के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर हम मल्टीपल यूनिट्स ट्रांसफर कर रहे हैं, मल्टीपल यूनिट अगर पेशेंट के अंदर अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें माइंड में ये बात याद रख के ध्यान रखना है कि पेशेंट के अंदर हमें हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स हैं उनको मॉनिटर भी करना है। क्यों करना है, क्योंकि हम पेशेंट को कैल्शियम सप्लीमेंट ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ भी नहीं दे सकते। तो हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो मॉनिटर करना है, वॉच रखना है, वॉचफुलनेस होनी चाहिए एज ए नर्स हमारी। सबसे पहले मान लीजिए पेशेंट के अंदर अगर हाइपोकैल्सीमिया हो गया है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस, जो पेशेंट के रिफ्लेक्सेस थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। पेरेस्थीसिया है वो अकर होगा। पेरेस्थीसिया का मीनिंग क्या होता है, टिंगलिंग एंड फ्रिकलिंग सेंसेशन, मतलब पेशेंट को हाथों की हथेलियों, पैरों की हथेलियों के ऊपर क्या होगा, ऐसे लगेगा जैसे कांटे से चुभ रहे हो, ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसे लग रहा है कुछ चल रहा है, ठीक है। ऐसी चीज़ें अगर पेशेंट को फील हो रही है तो ये भी किस चीज़ के साइन एंड सिम्टम्स है, हाइपोकैल्सीमिया के साइन सिम्टम्स है। टिटेनी के पेशेंट के अंदर जो मसल्स है उसके अंदर स्पाज्म आना लग जाए, ठीक है, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे किसके साइन है, ये साइन है हाइपोकैल्सीमिया के। पॉजिटिव टॉरस साइन है, एक आता है पॉजिटिव चॉविस्टिक साइन। ये दोनों साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट कॉमनली नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट्स के अंदर ये दोनों साइंस पूछे जाते हैं, पॉजिटिव टॉरस साइन और पॉजिटिव चॉविस्टिक साइन। इनका सवाल जो भी क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा कि मोस्ट कॉमन, या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि हाइपोकैल्सीमिया के अंदर विच साइन इज प्रेजेंट इन हाइपोकैल्सीमिया,
कौन सा साइन है वो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर पॉजिटिव होता है या प्रेजेंट होता है, तो पॉजिटिव टॉरस साइन और चौविस्टिक साइन, ये दोनों साइन होते हैं। इनमें से एक ही ऑप्शन में हमें दिया हुआ मिलेगा। अगर दोनों दिए हुए मिलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें दोनों करेक्ट करने, ए और बी दोनों राइट है हमारे, ऐसे ऑप्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं पॉजिटिव चौविस्टिक साइन। अब पॉजिटिव चौविस्टिक साइन में क्या है कि ट्विस्टिंग ऑफ फेशियल मसल्स इन रिस्पॉन्स टू टेपिंग ओवर द फेशियल नर्व। यहाँ पे इस इमेज में देखिएगा पेशेंट को जब फेशियल नर्व है, जहाँ से फेशियल नर्व गुजर रही है, वहाँ पर जब पेशेंट को टेपिंग की जा रही है तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट के अंदर जो पेशेंट की जो फेशियल मसल्स हैं वो क्या हो रही है, देखो ट्विस्ट हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे, देख सकते हो पेशेंट की जो फेशियल मसल्स है वो क्या हो रही है, ट्विस्ट हो रही है। तो पॉजिटिव चौविस्टिक साइन क्या होता है, ट्विस्टिंग ऑफ द फेशियल मसल्स इन रेस्पॉन्स टू टेपिंग ओवर द फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के ऊपर टेप करने की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट के अंदर अराइज हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। देखिएगा नेक्स्ट है पॉजिटिव टॉरस साइन। पॉजिटिव टॉर्सो साइन का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव टॉर्सो साइन का मतलब क्या होता है, टॉर्सो साइन इज a carpopedial spasm caused by the inflating the blood pressure cuff at the level above the systolic pressure for 3 minutes। मान लीजिए अगर हम सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर था उससे अगर हम थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर जो कफ है उसको और ज़्यादा इन्फ्लेट करते हैं नॉर्मली, इन केस ऑफ जब हम भी ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, ब्लड प्रेशर जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर उसकी बात कर रहा हूँ। ब्लड प्रेशर के अंदर हमें क्या करना होता है, नॉर्मली जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। तो अगर ब्लड कप बांधने के बाद, जो बीपी कप है उसको बांधने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट की पल्स को फील करना है। पल्स फील करने के बाद हमें क्या करना है, धीरे धीरे इन्फ्लेशन करना है, नेक के अंदर एयर पुश करनी है। एयर पुश करनी है कब तक करनी है, जब तक कि आपको पल्स फील होना बंद ना हो जाए। जिस पॉइंट पे हमें पल्स फील होना बंद हुई है उस पॉइंट से 3 पॉइंट, अगर मान लीजिए 130 पे किसी की पल्स फील होना बंद हो गई, बीपी कप बांधा था उसको, उसमें हमने हवा भरी, एयर इन्फ्लेट की, उसके बाद हमने क्या किया, पल्स फील की और 130 के ऊपर हमें क्या हुआ, पल्स फील होना बंद हो गई। उसके 3 पॉइंट मतलब 140, 150, 160 तक हमें वापस एयर पुश करनी है, ठीक है। उसके बाद हम पेशेंट की ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर स्टेथोस्कोप रख के उसके बाद हम बीपी चेक करते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे उस वाल्व को रिलीज करते हैं और बीपी चेक करते हैं। ये ब्लड प्रेशर के लिए था। इन केस ऑफ पॉजिटिव टॉर्सो साइन के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है, जैसे ही हमने बीपी का इन्फ्लेट किया, पल्स आना बंद हो गई, पल्स आना बंद होने से वहाँ से 3 पॉइंट ऊपर गए। मान लीजिए 130 पे आई थी, 130 से हम गए 140, 115, 160 तक हम चले गए। अब वहाँ से हमें क्या करना है, वहाँ पर हमें वॉल्व को टाइट करके छोड़ देना है। जैसे ही हम इस प्रोसेस को 3 मिनट के लिए छोड़ेंगे तो पेशेंट का जो हाथ है वो यूँ घूमने लग जाएगा, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। यहाँ बीपी कप था, एयर भरी, ठीक है, और 3 मिनट के लिए छोड़ दिया। जहाँ पे पल्स फील होना बंद हुई उससे 3 पॉइंट ज़्यादा एयर भरी, उसके बाद हमने क्या किया, 3 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया। तो जो पेशेंट का जो पेशेंट के जो रिस्ट है उसका देखो किधर मूवमेंट हो रहा है, इधर की तरफ, ये वाला मूवमेंट पेशेंट के अंदर आने लग गया। तो अगर वहाँ पे कार्पोपीडियल स्पाज्म कोज हो रहा है, इसका मतलब है पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट है और टॉर्सो साइन है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लासेस समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ जिसको भी ज़रूरत है या आपकी प्रिपरेशन में अगर हेल्प कर रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और जो नीडफुल स्टूडेंट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं जो कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, किसी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको मदद मिल सके। और हमारे जो चैनल का जो मोटिव है, ठीक है, जो हेल्प करना है आप लोगों की ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट में सेलेक्ट हो सके, तो उसका हमारा जो मोटिव है वो फुलफिल हो सके। जब भी हम पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं और हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, ये सारे जो भी साइन एंड सिम्टम्स है, जैसे मोस्ट कॉमनली जो हाइपोकैल्सीमिया के अंदर हमें जो साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं उसमें देखिए पॉजिटिव चौविस्टिक साइन मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन ये यहाँ इस पॉइंट से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो पॉजिटिव चौविस्टिक साइन और पॉजिटिव टॉर्सो साइन, ये दोनों साइन है, आपको इमेज के द्वारा अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। प्लीज़ अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। नेक्स्ट मान लीजिए कि साइन हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, स्लो द ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हमें क्या कर देना, स्लो कर देना है, क्योंकि पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, स्लो करो,
ठीक है, स्लो कर देना। नेक्स्ट, नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ द अबाउ दीज साइन आर प्रेजेंट। मान लीजिए पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया के साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, अपीयर हो रहे हैं, हमने ये चीज़ नोटिस कर ली, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नोटिस करना है साइन एंड सिम्टम्स। नोटिस करने के बाद हमें क्या करना है, जो भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है उसको हमें क्या कर देना है, स्लो कर देना है। देखिएगा, स्लो कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, नोटिफाई करना है। किसको बताना है, नोटिफाई करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर को। ठीक है, कि सर पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया के साइन डेवलप हो रहे हैं मल्टीपल यूनिट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद। ठीक है, उसके बाद जो भी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन हो उसके अकॉर्डिंग एज ए नर्स हमें काम करना होता है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर हमें काम करना होता है। नेक्स्ट वन है हाइपरकैलेमिया। मोस्ट कॉमनली ये कॉम्प्लिकेशन भी देखने को। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हाइपरकैलेमिया कैसे कॉज होता है। तो देखिए, फर्स्ट वन पॉइंट है स्टोर ब्लड रिलीज पोटेशियम थ्रू हीमोलाइसिस। जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट को पुराना ब्लड चढ़ाया जा रहा है और मान लीजिए आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज का होता है। मान लीजिए उस ब्लड के अंदर जो आरबीसी थी उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने की वजह से वो आरबीसी क्या हो जाएगी, आरबीसी जो सेल्स है वो टूट जाएंगी। आरबीसी सेल टूटने की वजह से क्या होगा, जो भी हमारी बॉडी की सेल्स हैं या जो आरबीसी है, यहाँ पे हम आरबीसी की बात करते हैं, आरबीसी की जो सेल थी उसके अंदर इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर क्या था, पोटेशियम भरा हुआ होता है। नॉर्मली हमारी बॉडी की सारी सेल्स के अंदर इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर पोटेशियम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इलेक्ट्रोलाइट है, वो है पोटेशियम है। सेल के बाहर सोडियम पाया जाता है। तो जैसे ही आरबीसी टूटने की वजह से क्या होगा, जो सेल के अंदर पोटेशियम था, सेल के अंदर जो पोटेशियम था वो आ जाएगा बाहर, वो आ जाएगा सीरम के अंदर। अब सीरम के अंदर अगर पोटेशियम आ गया बाहर, जो आरबीसी सेल के अंदर था उसके टूटने की वजह से पोटेशियम बाहर आ गया, तो क्या हो जाएगा, सेल के जो हमारी बॉडी है उसकी सीरम के अंदर क्या हो जाएगा, सीरम पोटेशियम लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द ओल्ड स्टोर ब्लड हैव ग्रेट रिस्क फॉर हाइपरकैलेमिया। मैंने अभी बताया कि अगर आप किसी पेशेंट को कोई पुराना ब्लड लगाते हो, मान लीजिए उस ब्लड के अंदर पुराना ब्लड तो कितना लगा सकते हो, 42 डेज तक आप ब्लड को स्टोर कर सकते हो, लेकिन मान लीजिए 38 डेज पे आप लगा रहे हो, उस ब्लड को लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रिस्क होता है कि उस पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया डेवलप होने के चांसेज हो सकता है उसके अंदर जो आरबीसी थी उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होने की वजह से वो ब्रेक डाउन हुई, हीमोलाइसिस हुआ, और हीमोलाइसिस होने की वजह से क्या हुआ, जो पोटेशियम था उसका लेवल, सीरम पोटेशियम लेवल है वो पेशेंट का सीरम पोटेशियम लेवल उस ब्लड को चढ़ाने की वजह से क्या हो गया, बढ़ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं द पेशेंट हु हैज़ रीनल इनसफिशियंसी एंड रीनल फेलियर शुड रिसीव फ्रेश ब्लड। ध्यान रखने की बात है, अगर किसी पेशेंट को, मान लीजिए हमारा कोई पेशेंट है जो रीनल फेलियर है, जिसको रीनल डिसऑर्डर्स है, उस पेशेंट को हमें क्या करना है, फ्रेश ब्लड ही यूज़ करना है, ना कि काफ़ी दिनों तक जो स्टोर किया हुआ ब्लड है उसे हमें यूज़ नहीं करना है। क्योंकि किडनी अगर काम नहीं कर रही है तो जो पोटेशियम है, जो हाइपरकैलेमिया जो पोटेशियम का लेवल बढ़ सकता है किसी पुराने ब्लड को लगाने की वजह से, तो उस कंडीशन को रोशन हो सकती है, क्योंकि किडनी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, प्रॉपरली वर्क नहीं करने की वजह से किडनी पोटेशियम को एक्सक्रिएट नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से सीरम कैल्शियम का लेवल है वो बढ़ता जाएगा और पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया के चांसेस होने, हाइपरकैलेमिया से पेशेंट है वो कार्डियक डिसऑर्डर्स में भी जा सकता है। जो हाइपर पोटेशियम है उसका कार्डियक सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, हो सकता है पेशेंट कार्डियक अरेस्ट वगैरह कॉज हो सकते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमें पेशेंट के अंदर फ्रेश ब्लड यूज़ करना है। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो रीनल इनसफिशियंसी, किसी पेशेंट को अगर कोई रीनल डिसऑर्डर्स है, चाहे वो रीनल फेलियर होगा, रीनल इनसफिशियंसी होगी, उस कंडीशन के अंदर हमें स्टोर ब्लड यूज़ नहीं करना है, हमें क्या करना है, फ्रेश ब्लड ही यूज करना है। नेक्स्ट है असिस द सीरम पोटेशियम लेवल बिफोर एंड आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कॉमन है, ठीक है, हमने कैल्शियम जब क्या हाइपोकैल्सीमिया पढ़ा था तब भी हमने यही किया था, और हाइपरकैलेमिया पढ़ रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, उस कंडीशन में भी हमें यही सेम पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी हम पेशेंट के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जो लेवल है पोटेशियम का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले लेवल और ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के बाद जो पोटेशियम का लेवल है उसके बारे में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना, उसके इन्वेस्टिगेशन करवा करके हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। लैब रिपोर्ट्स में हमें इस चीज़ को पहले से करवा के रखना है। जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करें उससे पहले पोटेशियम का क्या लेवल था और ब्लड ट्रांसफ्यूजन फिनिश होने के बाद पोटेशियम का क्या लेवल है। नेक्स्ट वन है ऑलवेज चेक द ब्लड बैग लेबल फॉर डेट ऑफ डोनेशन। मान लीजिए अब जब भी आप पेशेंट है, मान लीजिए आपका पेशेंट था वो रीनल डिसऑर्डर का पेशेंट है, रीनल इनसफिशियंसी और रीनल फेलियर का आपका पेशेंट है। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि पेशेंट को 2 यूनिट 3 यूनिट जो भी है मल्टीपल यूनिट से वो ब्लड ट्रांसफ्यूज आप करना है।
और आप एज ए नर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे किसी रीनल डिसऑर्डर के पेशेंट को अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करने जा रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्लड बैग के ऊपर जो लेबल आता है उस लेबल को चेक करना है। उसके ऊपर डोनेशन की डेट लिखी हुई होती है कि ये ब्लड है वो कब डोनेट हुआ था या कब ये ब्लड बैंक के अंदर आया, उस डेट को हमें चेक करना है। अगर वो काफ़ी दिनों का ब्लड है तो हमें नहीं लगाना है, हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। साथ ही साथ हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करके ये क्लियर करना है कि सर ये पुराना ब्लड है, पेशेंट को लगाएंगे तो पेशेंट रीनल इनसफिशिएंसी का पेशेंट पहले से हो सकता है, हीमोलाइसिस की पुराने ब्लड की वजह से पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया डेवलप हो जाए और पेशेंट की कंडीशन है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए नर्स हमारी ड्यूटी बनती है कि हम ब्लड बैग के ऊपर जो लेबल है उसके ऊपर डेट ऑफ डोनेशन उसको चेक करें। ठीक है, ब्लड बैग के ऊपर जो लेबल आता है उस लेबल के अंदर सब कुछ लिखा हुआ होता है, कितनी तारीख को लिया गया, क्रॉस मैचिंग कब हुई, सब कुछ लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट वन है मॉनिटर द साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स हमें मॉनिटर करने हैं। हाइपरकैलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं, देखिए पेरेस्थीसिया, ठीक है, टिंगलिंग एंड प्रिकिंग सेंसेशन, हाइपोकैल्सीमिया में भी देखने को मिल रहा था, वीकनेस, एब्डोमिनल क्रैम्प और डायरिया। अगर ऐसे कोई साइन एंड सिम्टम जैसे कि वीकनेस है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, डायरिया है, पेरेस्थीसिया है, ऐसे साइन एंड सिम्टम्स अगर डेवलप हो रहे हैं पेशेंट के अंदर, जिस पेशेंट के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है चल रहा है तो हमें क्या करना है, ये हाइपरकैलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स, अभी हाइपरकैलेमिया मान लीजिए डेवलप हो रहा है, तब इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, देखिए स्लो द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मान लीजिए पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स है वो डेवलप हो रहे हैं, हाइपरकैलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं। हाइपरकैलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स क्या है, पेरेस्थीसिया, टिंगलिंग सेंसेशन, प्रिकिंग सेंसेशन, वीकनेस डेवलप हो रही है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, डायरिया। इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, ये सारे सिम्टम्स किसको डिनोट कर रहे हैं, हाइपरकैलेमिया को डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो हमें क्या करना है, स्लो द ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड नोटिफाई टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। उसके बाद हमें क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या कर देना है, नोटिफाई कर देना है, बता देना है कि सर पेशेंट के अंदर हाइपरकैलेमिया के साइन एंड सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, ब्लड स्लो कर दिया है, आगे का क्या प्रिस्क्रिप्शन है उसके बारे में वो अपने आप बता देंगे। नेक्स्ट वन है सिट्रेट टॉक्सिसिटी। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि सिट्रेट है वो एज ए एंटीकोएगुलेंट काम में लिया जाता है, लेकिन मान लीजिए मल्टीपल यूनिट कर रहे हो, मल्टीपल यूनिट हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं किसी पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिट्रेट है वो चला जाएगा पेशेंट के ब्लड के अंदर, जो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया हमने बाहर से उसके थ्रू, तो हो सकता है पेशेंट को सिट्रेट टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी, हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट वन हम देखते हैं कैसे होती है, क्या है सिट्रेट क्या है। देखिए, इट इज यूज एज ए एंटीकोएगुलेंट इन द ब्लड बैंक टू प्रिवेंट द ब्लड फ्रॉम द क्लोटिंग इन द ब्लड बैंक। सिट्रेट है उसको एज ए एंटीकोएगुलेंट काम में लिया जाता है, एंटीकोएगुलेंट काम में ले रहे हैं जब भी हम ब्लड को ब्लड बैंक के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ब्लड बैंक के अंदर जो कॉमनली काम में लिया जाने वाला एंटीकोएगुलेंट है वो क्या है, सिट्रेट। ठीक है, सिट्रेट का काम है ब्लड को क्लॉट होने से बचाना, ब्लड बैंक के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो जाए, इसके लिए हम ब्लड बैंक के अंदर क्या मिलाते हैं, सिट्रेट मिला देते हैं, सिट्रेट एंटीकोएगुलेंट एज ए यूज करते हैं। नेक्स्ट है सिट्रेट इज मेटाबोलाइज बाय द लीवर इनटू द बाइकार्बोनेट। अभी हमने देखा था कि जो सिट्रेट था वो क्या हो रहा था, लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज होता है, सबसे ज़्यादा लीवर के द्वारा सिट्रेट को मेटाबोलाइज किया जाता है और लीवर क्या करता है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू सिट्रेट को कन्वर्ट कर देता है बाइकार्बोनेट के अंदर। ठीक है, और बाइकार्बोनेट के अंदर सिट्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि सिट्रेट किस फॉर्म में मेटाबोलाइज किया जा रहा है या किस में मेटाबोलाइज, एंड प्रोडक्ट क्या होता है सिट्रेट के मेटाबॉलिज्म का, वो होता है बाइकार्बोनेट। ठीक है, और यहाँ से सिट्रेट है वो किडनी के थ्रू बाहर निकल जाता है। व्हेन द मल्टीपल यूनिट ऑफ द ब्लड स्टोर्ड ब्लड आर ट्रांसफ्यूज दैट में कॉज हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, हाइपोकैल्सीमिया कॉज करेगा, मल्टीपल यूनिट करेंगे तो हाइपोकैल्सीमिया क्यों हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया इसकी वजह से होगा क्योंकि उसके अंदर क्या है, सिट्रेट है, सिट्रेट ब्लड के अंदर जाएगा, मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा लीवर में मेटाबोलाइज होने के बाद, एंजाइमेटिक रिएक्शंस के थ्रू मेटाबोलाइज होने के बाद क्या होगा, लीवर है वो क्या करेगा, लीवर सिट्रेट को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा और ये बाइकार्बोनेट सीरम कैल्शियम के साथ बाइंड होकर कैल्शियम मार्कर बाइकार्बोनेट बना करके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया। साथ के साथ कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है उसका लेवल भी डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा।
कैल्शियम का लेवल कम हो गया, मैग्नीशियम का लेवल कम हो गया, उसके बाद भी हम पेशेंट के अंदर सिट्रेट दे रहे हैं। सिट्रेट दे रहे हैं मतलब मल्टीपल ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, मल्टीपल यूनिट ऑफ ब्लड है वो ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो सिट्रेट का लेवल अब बढ़ जाएगा और सिट्रेट टॉक्सिसिटी डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए पेशेंट के अंदर हाइपोकैल्सीमिया है और हम पेशेंट के अंदर ब्लड चढ़ाए जा रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किए जा रहे हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है, सिट्रेट टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वन है नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। देखिए 8.6 to 10.3 mg पर DL होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल होता है 1.8 to 2.6 mg पर DL होता है। सीरम मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों एक साथ रिएक्ट करते हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर कैल्शियम बाहर जा रहा है तो मैग्नीशियम भी उसके साथ कुछ अमाउंट में बाहर किडनी के थ्रू बाहर जाता है। देखिए इट इज मोस्टली अकर इन अ पेशेंट विथ लीवर डिसफंक्शन एंड नियोनेट विद द इमेच्योर लीवर। अभी बताया, अभी हमने बात की थी कि जो सिट्रेट है वो लीवर के द्वारा मेटाबोलाइज हो रहा है, लीवर उसको बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट कर रहा है। अब मान लीजिए पेशेंट का लीवर खराब है, पेशेंट लीवर फेलियर का है, सिरोसिस ऑफ लीवर है, जो भी लीवर की डिजीज हो रखी है, ठीक है, वो सारी लीवर की डिजीजेज पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है और उस कंडीशन के अंदर आप पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हो, तो लीवर क्या नहीं करेगा, सिट्रेट को मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा, क्योंकि बेचारा पहले से वो बीमार हो रखा है, तो वो सिट्रेट को बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो हो सकता है ये किस पेशेंट के अंदर डेवलप होने के चांसेस है, जिनके अंदर लीवर डिसफंक्शन होते हैं। लीवर डिसफंक्शन या लीवर डिसऑर्डर के पेशेंट में सिट्रेट की टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। साथ के साथ उन छोटे बच्चों में, उन नियोनेट्स के अंदर जिनका लीवर है वो इमेच्योर, ठीक है, नियोनेट्स का लीवर इमेच्योर ही होता है। ठीक है, इसी वजह से उनके अंदर जॉइंटिक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इमेच्योर लीवर के साथ जो नियोनेट्स होते हैं उनके अंदर भी सिट्रेट की टॉक्सिसिटी डेवलप हो सकती है। मान लीजिए सिट्रेट टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई, अब हमें क्या मैनेज करना है। देखिए मैनेजमेंट में फर्स्ट वन पॉइंट, स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन टू अलाउ द सिट्रेट टू मेटाबोलाइज बाय द लीवर। हमें सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन को क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करने के बाद हमें क्या करना है, टाइम देना है, लीवर को टाइम देंगे कि आप इसको मेटाबोलाइज कर लो। मतलब पेशेंट को थोड़ा ब्लड है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम स्टॉप करेंगे, थोड़ा टाइम के बाद दोबारा शुरू कर सकते हैं, एज ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर के द्वारा जो ऑर्डर होगा उस हिसाब से हमें पेशेंट को जो इंटरवेंस के अंदर बंद करना है और स्टार्ट करना है। तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करना है ताकि लीवर है वो सिट्रेट को क्या कर सके, मेटाबोलाइज कर सके। नेक्स्ट वन है हाइपोकैल्शियम एंड हाइपोमैग्नीशियम शुड बी ट्रीटेड विथ रिप्लेसमेंट थेरेपी। जो कैल्शियम था उसका लेवल कम था, मैग्नीशियम था उसका लेवल भी कम था, तो उसके लेवल को नॉर्मल करने के लिए हमें रिप्लेसमेंट थेरेपीज है वो काम में लेनी पड़ती है। अब रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या है, देखिए द कैल्शियम शुड बी रिप्लेस बाय द कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्ट्रेशन। कैल्शियम को रिप्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इंट्रावीनस रूट के थ्रू हम कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर कर सकते हैं, और मैग्नीशियम को रिप्लेस करने के लिए हम ऑरल मैग्नीशियम साल्ट है वो दे सकते हैं पेशेंट के अंदर। सिट्रेट टॉक्सिसिटी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया को सबसे पहले ट्रीट करना है, उसके बाद मैग्नीशियम को ट्रीट करना है। ठीक है, सिट्रेट टॉक्सिसिटी डेवलप हो रही है, इसका मतलब डेफिनेट है कि पेशेंट के अंदर कैल्शियम का लेवल है वो कम है, सीरम कैल्शियम लेवल है वो बहुत ही लो हो चुका है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम पेशेंट को इंट्रावीनस रूट के थ्रू कैल्शियम ग्लूकोनेट एडमिनिस्टर कर सकते हैं। मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम साल्ट देते हैं। थैंक यू। ये हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आज की लास्ट क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQ है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर मेरी क्लास से मेरे द्वारा जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे, अभी तक हमने दो टॉपिकों को हमने कवर किया है। ठीक है, और ये टॉपिक्स मोस्ट कॉमनली दोनों के दोनों टॉपिक्स हैं वो मोस्ट कॉमनली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हर बार आपको इन टॉपिक से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्लीज़ अगर आपको ये हेल्पफुल हैं आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की जो एग्जामिनेशंस हैं उनके अंदर आपको मदद मिल रही है इन कंटेंट के थ्रू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट्स हो सके। थैंक यू सो मच।